Good afternoon, all of you. Today we will start new chapter, structure of atom. In this chapter, we will studying about structure of atom. Atom के structure के बारे में हम इस chapter में पढ़ेंगे. अब हमने जो इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी. उन्होंने कहा था कि एटम इज इनडिविजिबल, लेकिन एटम इनडिविजिबल नहीं होता. ये उस थ्योरी का लिमिटेशन थी कि एटम इंडिविजिबल नहीं है, क्योंकि बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई और रदरफोर्ड ने उसके ऊपर काम किया, यही गोल्डस्टीन ने उसके ऊपर काम किया, तो इन्होंने ये बताया कि जो एटम है वो डिविजिबल है. तो कैसे डिविजिबल है, उन्होंने कैसे पता लगाया, उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक एनोड रे, एक डिस्चार्ज ट्यूब, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, तो इन्होंने गैस फिल की और गैस फिल करने के बाद इसमें हाई वोल्टेज का गैस फिल थी, हाई वोल्टेज का करंट पास कराया. तब क्या हुआ कि इसके अंदर उन्हें ग्रीन कलर की एक लाइट दिखाई. उन्हें ऐसा दिखाई दिया कि कुछ रेज इधर से इधर की तरफ मूव हो रही है. तो जो रेज मूव हो रही है उन्हें उन्होंने क्या नाम दिया कि वो पार्टिकल्स हैं. जो पार्टिकल्स हैं, अब इसके लिए सबसे पहले उन्होंने क्या बनाई, कैथोड रे ट्यूब बनाई. कैथोड रे ट्यूब में क्या होगा, कैथोड रेज ओरिजिनेट होगी. और ये जो है एनोड रेज ट्यूब है, तो एनोड रेज ट्यूब है तो उसमें एनोड रेज जनरेट हुई. तो कैथोड रे ट्यूब में कैथोड रेज जनरेट हुई और एनोड रेज ट्यूब में एनोड रेज जनरेट. अब कैथोड रेज और एनोड रेज होती क्या है, तो जो ई गोल्डस्टीन थे उन्होंने क्या किया, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और इसके अंदर उन्होंने हाई वोल्टेज का करंट पास कराया, गैस फिल की उसके अंदर. आपको पता है कि जितनी भी गैसेस हैं वो किसकी बनी हुई हैं, एलिमेंट की बनी हुई हैं. अब वो एलिमेंट किसके बने हुए हैं, उसमें छोटे छोटे एटम्स है. और जो एटम है, एटम के अंदर क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स. तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उन्हें डिस्कवर करने के लिए उन्होंने ये प्रैक्टिकल या ये एक्सपेरिमेंट किया. अब इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि ग्रीन कलर की लाइट इधर से इधर की तरफ मूव होते हुए पार्टिकल्स उन्हें दिखाई दी. तो जो पार्टिकल्स उन्हें दिखाई दिए उन्होंने उसको नाम दिया क्या, इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया, उसको नेगेटिवली चार्ज कैसे कहा, क्योंकि वो ओरिजिनेट हो रहे थे नेगेटिव से ओरिजिनेट हुए और पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे. तो जो रेज चल रही थी वो नेगेटिव से ओरिजिनेट हो रही थी और पॉजिटिव की तरफ चल रही थी. ठीक है. तो जो नेगेटिव से ओरिजिनेट हुई और पॉजिटिव की तरह, आपको पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव का क्या होता है, अट्रैक्शन होता है. तो जो नेगेटिव रेज होंगी वो किस तरफ चलेंगी, पॉजिटिव की तरफ चलेंगी. तो यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से वो ओरिजिनेट हुई और पॉजिटिव की तरफ चली, तो उन रेज का नाम दिया उन्होंने कैथोड रेज. तो कैथोड रेज क्या हुई, कैथोड रेज की डेफिनेशन अगर आती है तो लिखा जाएगा स्ट्रीम ऑफ. स्ट्रीम मतलब वो वाली स्ट्रीम नहीं कि साइड वाली स्ट्रीम और वो वाली स्ट्रीम. स्ट्रीम होती है, स्ट्रीम मतलब एक बहुत सारे पार्टिकल एक साथ जो चल रहे हैं. तो स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर नोन एज कैथोड रेज. ये मैंने एनोड रेज की डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको कैथोड रेज की भी इसी में से बनानी है. क्या बनेगी, स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर कॉल्ड कैथोड रेज. यानी कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की बहुत सारे पार्टिकल एक साथ जा रहे हैं वो क्या कहलाएगी, हमारी कैथोड रेज कहलाएगी. और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने की. इसके थ्रू की थी, बाय डिस्चार्ज ट्यूब की. उन्होंने इसके अंदर हाई इलेक्ट्रिसिटी इसके पास कराई थी, इलेक्ट्रिसिटी करंट इसमें जनरेट कराया था. और जिसकी वजह से क्या हुआ, जो गैस थी उसके जो पार्टिकल्स थे वो हमें फ्लो करते हुए दिखाई दिए. उसके बाद इसके ऊपर ई गोल्डस्टीन ने काम किया और ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की. प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे की, उन्होंने देखा कि उसमें रेड कलर की इसी कैथोड रे ट्यूब के अंदर उन्होंने फिर गैस फिल की, हाइड्रोजन गैस फिल की. अब उन्होंने देखा कि क्या हुआ कि स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पास. अब क्या हुआ कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पास हुए और कहाँ से जनरेट हुए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जनरेट. अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जनरेट हो रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे, नेगेटिव की तरफ. यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जनरेट हुए और नेगेटिव की तरफ मूव कर. तो मूव किधर की तरफ करेंगे, वो नेगेटिव की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का क्या है, आपस में अट्रैक्शन. ठीक है. अब जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं वो क्या कहलाएंगे, एनोड रेज. और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की स्ट्रीम है वो क्या कहलाएगी, कैथोड रेज. तो इनकी डिस्कवरी किसने की, जो एनोड रेज की डिस्कवरी की वो की उन्होंने ई गोल्डस्टीन ने, और जो कैथोड रेज की डिस्कवरी की वो की जे थॉमसन.
दोनों ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको प्रूव किया और एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या लिया, डिस्चार्ज ट्यूब ली। ठीक है, तो सबसे ये जो डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, इनकी डिस्कवरी होने के बहुत दिन बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इन दोनों पर ही चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। नेगेटिव चार्ज होता है इस पर, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं और जो प्रोटॉन्स होते हैं उसको स्मॉल पी से डिनोट करते हैं और इस पर चार्ज होता है पॉजिटिव। लेकिन जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसलिए इनकी डिस्कवरी बाद में हुई क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी ओरिजिनेट हो गए, प्रोटॉन्स भी ओरिजिनेट हो गए। लेकिन जब भी हमने अगर मास देखा, किसी एटम का मास देखा तो वो ज्यादा था। तो अगर मास ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मेजर कर लिए, लेकिन उसके बावजूद भी मास और ज्यादा आ रहा है, तो ऐसा क्यों हुआ? तो उसके ऊपर फिर जेम्स चैडविक ने वर्क किया और चैडविक ने डिस्कवरी की न्यूट्रॉन। उन्होंने कहा कि एटम के अंदर एक और पार्टिकल होता है, एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं, लेकिन उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये? एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन पर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अब हमें क्या है, इसके बाद हमें थ्योरीज पढ़नी है। पहले हमें कैथोड रेज, एनोड रेज का पता चल गया, कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, किसके थ्रू डिस्कवरी हुई। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही कोई चीज डिस्कवर होती है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अब हमें पढ़ना है कि क्या स्ट्रक्चर होता है, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर कोई पार्टिकल प्रेजेंट है तो ये कहीं ना कहीं तो वो होगा, ठीक है, किसी ना किसी एटम में किस जगह पर वो प्लेस होगा। अब हमने कहा कि एटॉमिक नंबर भी सबके अलग अलग होते हैं, तो अगर एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी अलग अलग है। हमने पिछले जो डाल्टन ने थ्योरी दी थी, उन्होंने ये कहा था कि अगर अलग अलग एलिमेंट है तो उनके एटम्स भी अलग अलग हों, और अगर एक जैसे एलिमेंट है तो उनके एटम्स भी एक दूसरे के आइडेंटिकल हों। तो ये वाली थ्योरी तो तभी एप्लीकेबल होगी जब हमें पता हो कि किसमें कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें चार्ज का पता चल गया। एक और चीज है इसमें कि जो इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का मास होता है, वो मास बराबर होता है प्रोटॉन के मास, और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो नेग्लिजिबल लिया जाता है। नेग्लिजिबल का मतलब है कि उसका मास बहुत ही कम होता है, ना के बराबर, बहुत कम होता है। कितना कम होता है? अगर हमने ये कहा कि हाइड्रोजन का जो मास है 1 है, ठीक है, तो हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन थे उनका मास क्या होगा? उसका मास होगा 1/1840 टाइम्स, यानी कि इतना ज्यादा कम होगा। 1/1804 टाइम्स, 1840 टाइम्स होता है मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हमें हाइड्रोजन एटम का अगर मास हमने ये बताया कि 1 म्यू है, ठीक है, मास नंबर 1 म्यू है, तो उसका 1/1840 टाइम्स होगा उसमें इलेक्ट्रॉन का मास। तो कितना कम हो गया, इसीलिए हम उसको कैसा मानते हैं, उसको नेग्लिजिबल मानते हैं कि जो मास होता है वो मास केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उन दोनों को ऐड करके होता है। इसीलिए मास नंबर हम ये कहते हैं कि वो न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि ये दोनों ही पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दोनों ही कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं बाहर की तरफ। अब ये कैसे पता चला? इसके ऊपर भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। तो सबसे पहले जो थ्योरी दी, सबसे पहले थ्योरी दी थी, थॉमसन मॉडल आया था। सबसे पहले थॉमसन ने एक मॉडल दिया था, जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया एटॉमिक स्ट्रक्चर का। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जैसे वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन से कंपेयर किया किसको? एटम के स्ट्रक्चर। उन्होंने कहा जैसे वाटरमेलन होता है उसके अंदर रेड वाला पार्ट होता है और ब्लैक कलर के उसमें सीड्स लगे हुए हैं, लाइक दिस जो एटम होता है वो भी एक स्फीयर होता है, और स्फीयर के अंदर जो आपके जैसे वो लगे रहते हैं, सीड्स लगे रहते हैं, ऐसे ही इसमें वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उस स्फीयर के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब लगे हुए। तो ये थ्योरी किसने दी? थॉमसन ने दी, थॉमसन मॉडल ने। जैसे आपको क्रिसमस पुडिंग होती है, क्रिसमस पुडिंग के अंदर क्या होता है? एक बेस होता है और बेस के ऊपर क्या लगे होते हैं? ड्राई फ्रूट्स लगे हुए होते हैं। तो जो ड्राई फ्रूट्स लगे हुए होते हैं वो क्या हो गए? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल उसका बेस हो। ठीक है, तो ये थ्योरी किसने दी? सबसे पहले एटम का जो स्ट्रक्चर दिया वो जे थॉमसन ने दिया, और उन्होंने ये बताया कि इस तरीके का स्ट्रक्चर का होता है।
लेकिन अब उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर एटम स्टेबल क्यों होता है। एटम की स्टेबिलिटी के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि एटम आखिर स्टेबल क्यों है, या एटम के अंदर इनकी प्लेस क्या है, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, वो सारी चीजें वो कुछ नहीं बता पाया। उन्होंने सिर्फ एक स्ट्रक्चर बता दिया और उसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं बताया इसके बारे में। तो यहाँ तक अभी हमने पढ़ा है। इसके आगे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इसके ऊपर वर्क किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या है, उन्होंने अल्फा जो पार्टिकल्स होते हैं उनको स्कैटर्ड करवाया। उसके लिए उन्होंने गोल्ड फॉयल ली। और गोल्ड फॉयल क्यों ली? क्योंकि वो मैलिएबल होती है, बहुत ज्यादा मैलिएबल है, तो बिल्कुल थिन शीट उसकी। तो गोल्ड फॉयल की थिन शीट से क्या करा, उसके ऊपर स्कैटर्ड कराए अल्फा पार्टिकल। और उसके बाद जो रिजल्ट देखने में आया वो बिल्कुल अलग था। और उस रिजल्ट को देखने के बाद एक अलग ही थ्योरी, उसके लिए जो एटॉमिक मॉडल की एक अलग ही थ्योरी आई। तो सबसे पहले हमें अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को देखना है कि वो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आखिर है क्या। उसके अंदर उन्होंने गोल्ड फॉयल लिया। ये मैंने एटम्स बनाए हैं गोल्ड फॉयल की। इसमें क्या हुआ कि जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स पास कराए, अल्फा पार्टिकल्स पर चार्ज होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं जब ये पास कराए उन्होंने, तो क्या हुआ कि कुछ पार्टिकल्स तो सीधे चले गए, जितने भी रेस हैं कुछ रेस तो सीधी चली गई, कुछ 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 एंगल पर क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ 180 डिग्री पर ही डिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई। तो इस एक्सपेरिमेंट को देखो, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट में 3 चीजें ऑब्जर्व की। ऑब्जर्वेशन क्या है इसकी? ऑब्जर्वेशन जैसे अभी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट लिखना सिखाया था, तो उसमें हमने ये देखा था कि पहले हम ऑब्जर्वेशन देते हैं और फिर रिजल्ट देते हैं, है ना। तो यहाँ उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स क्या हैं वो तो सीधे चले, और कुछ पार्टिकल्स क्या हुआ कि किसी एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ पार्टिकल्स पूरे 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट होकर वापस चले। तो ये इसके क्या है, ये ऑब्जर्वेशन। अब इस ऑब्जर्वेशन को उन्होंने एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि इसके अंदर, इसके पहले थ्योरी एक्सप्लेन जब हम करेंगे, जब हम इस एक्सपेरिमेंट को देख लेंगे हर पॉइंट को, उन्होंने फिर इसको एक्सप्लेनेशन दी। तो एक्सप्लेनेशन हम कल पढ़ेंगे, पहले अभी आज हमें क्या पढ़ने हैं, ऑब्जर्वेशन से पढ़ने हैं। ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था कि सीधे क्यों चले गए कुछ पार्टिकल, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने कहा कि जो एटम होता है वो कैसा होता है, पूरा एम्प्टी होता है। केवल उसमें स्मॉल छोटी सी जगह पर ही सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है, बहुत छोटी सी जगह। तो इससे उन्होंने ये बताया कि जितने भी पार्टिकल्स थे जो सीधे चले गए, इसीलिए ज्यादातर पार्टिकल सीधे चले गए कि जो एटम होता है वो कैसा होता है, एम्प्टी होता है। फिर उन्होंने कहा कि कुछ जो डिफ्लेक्ट हुए वो इसलिए हुए कि उसमें छोटी सी जगह पर क्या होता है, स्मॉल स्पेस में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज कंसंट्रेट करता है। यानी जो प्रोटॉन्स होते हैं वो छोटी सी स्मॉल स्मॉल एक वो होती है, प्लेस होती है, उस पर क्या रहता है, वो एक छोटी सी जगह पर पॉजिटिवली चार्ज रहता है। अब पॉजिटिव पॉजिटिव जो आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो यहाँ पर जो 180 डिग्री का रिपल्शन होता है, ये इसलिए होता है कि यहाँ पर वो न्यूक्लियस से टकरा जाते हैं पार्टिकल, और जैसे ही न्यूक्लियस से टकराएंगे क्या हो जाएगा, रिपल्शन। तो ये उन्होंने इस तरीके से इसको, इसके बाद उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी, और उस थ्योरी को अब हम कल पढ़ेंगे।